So this is our part 3 of accountancy 2023 CUT एग्जामिनेशन पेपर का सॉल्यूशन. So start करते हैं from the question number 21. So हमारे पास जो क्वेश्चन है that is arrange the following in the context of buyback of share. तो बेसिकली हमें यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी गई हैं या कोई सीक्वेंस दी गई है बायबैक से रिलेटेड. तो पहले बायबैक का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि बायबैक होता क्या है. देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कंपनीज की जो शेयर कैपिटल है वो इतनी एक्सेस में होती है जितनी कंपनीज को रिक्वायर नहीं होती. तो कंपनी अपने ही लाइक कोई भी एक्सवाइजेड कंपनी, लेट्स से स्काईलाइट एड्यू सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, अब अगर कंपनी ने मान लीजिए कि 10 लाख की शेयर कैपिटल मार्केट में है, तो कंपनी उस केस में अपने ही शेयर्स को अपने शेयर होल्डर से बायबैक कर सकती है. ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहली चीज जो पहली कंडीशन आती है, वो कंडीशन ही पहली यही है दैट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मस्ट ऑथराइज बायबैक ऑफ शेयर. तो सबसे पहले तो हमारा जो कंपनी का अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, सबसे पहले तो उसी में ये चीज मेंशन होनी चाहिए. ठीक है, सेकंड जो इसके अंदर कंडीशन आती है वो ये आती है कि आपको इसके बाद एक एनुअल जर्नल मीटिंग जो आपकी होती है उसमें एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है एज पर दी सेक्शन 68. तो पहले मैं ये बता देता हूं आपको कि ये जो भी बायबैक का प्रोसेस चलेगा ये पूरा का पूरा एज पर दी सेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 चलेगा. ऐसा नहीं है कि कंपनी अपनी मर्जी से कुछ भी कर रही है. ठीक है, बायबैक की कुछ कंडीशंस है और क्योंकि ये एक सॉल्यूशन वीडियो तो यहाँ मैं बहुत ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, बट यहाँ पे कुछ कंडीशंस आती हैं बायबैक की जो लाइक कुछ सेट कंडीशंस हैं, उन वो सारा मिनिमम जब क्राइटेरिया कंपनी फॉलो करती है उसके बाद ही बायबैक कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती. तो जैसे मैं एक बताता हूँ, लेट्स से कि फॉर एग्जांपल अगर आपके 10 लाख लाइक मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने शेयर्स आप बायबैक कर सकते हो. ऐसा नहीं कि कंपनी उठी सडनली उनको लगा कि चलो भाई अपने शेयर्स बायबैक कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, तो मैक्सिमम 25% ऑफ देयर पेड अप कैपिटल प्लस देयर फ्री रिजर्व्स, यानी कि जो भी हमारे रिजर्व्स हमने बनाए हैं और जो भी पेड अप कैपिटल की वैल्यू है उन सबका मिला के टोटल 25% मैक्सिमम जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे उतना ही हम लोग कंपनी जो है वो बायबैक कर सकती है. ठीक है, अब ये प्रैक्टिकली कैसे सॉल्व होता है यहाँ इस सॉल्यूशन वीडियो में हम लोग ये नहीं करेंगे, तो कंटिन्यू करते हैं आगे. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज करना चाहिए. सेकेंडली बाय पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन इन द एनुअल जर्नल मीटिंग. तो सबसे पहले जस्ट वैसे ए और डी देख लेते हैं कहाँ पे. ए और डी का जो कॉम्बिनेशन है वो सिर्फ और सिर्फ पहले ही ऑप्शन में यहाँ पे हमारे पास बन रहा है. ठीक है, तो ऑप्शन ए होने के चांसेस हाई हो चुके हैं यहाँ पे ऑलरेडी, बट फिर भी आगे की कंडीशंस को डिस्कस करते हैं. ठीक है, अब इसके अंदर ना दूसरी जो कंडीशन आती है, जैसे मैंने एक 25% की आपको थोड़ी सी बताई, ऐसे ही मैंने एक और आपको मैं बताता हूँ कि आपकी जो डेट इक्विटी रेशियो है वो कभी भी 2:1 से कम नहीं हो सकती. ठीक है, यानी कि जो डेट है, इन शॉर्ट कि डेट जो है वो इक्विटी से डबल से ज्यादा नहीं हो सकता. ठीक है, कि अगर फॉर एग्जांपल कि आपका इक्विटी 100 है तो डेट यहाँ पे 210 भी नहीं हो सकता बायबैक के आफ्टर द बायबैक. यानी कि जब आप बायबैक कर रहे हो तो उस टाइम आप इतने नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कर लो कि आपकी जो डेट इक्विटी रेशियो है उसमें का इक्विटी का जो पार्ट है उससे डेट जो है वो और ज्यादा इंक्रीज कर जाए. ठीक है, तो आपका जो डेट है वो डेट और इक्विटी आपस में जो 2:1 की रेशियो भी मेंटेन्ड आपकी रहनी चाहिए. ठीक है, इसके बाद अगला जो हमारे पास ऑप्शन आता है दैट इज बायबैक शुड बी कंप्लीटेड विद इन 1 ईयर और 12 मंथ, दोनों में से कुछ भी. ठीक है, तो आपका जो बायबैक का जो प्रोसीजर है वो पूरा का पूरा जब आप बायबैक करते हैं कंपनी, तो कंपनी का एक और चीज मैं इसमें ऐड कर देता हूँ कि पहली चीज तो ये कि विद इन 12 मंथ ये कंप्लीट होना चाहिए. और इसके बाद दूसरी जो चीज है कि कंपनी जब भी बायबैक करेगी वो फॉर कंसिडरेशन ओनली कैश पे कर सकती है, उसके अगेंस्ट कोई और अदर सिक्योरिटीज या कुछ और चीज नहीं पे. जैसे हम लोगों ने पढ़ा, आपको याद होगा हमने पढ़ा है फॉर द परचेज कंसिडरेशन वाला कॉन्सेप्ट, जिसमें एसेट परचेज करते हैं फॉर शेयर्स या फॉर डिवेंचर या बिजनेस ही परचेज कर लेते हैं. तो वो सब नहीं है यहाँ पर. सिंपल सा रूल है कि अगर आप बायबैक कर रहे हो तो आपको पेमेंट कैश में ही उनको देनी पड़ेगी. मींस टू से जो भी उनका अमाउंट बनता है वो पूरा का पूरा इन कैश उनको पे ऑफ करना है. ठीक है, एंड लास्ट इज फाइलिंग सॉल्वेंसी डिक्लेरेशन विद द रजिस्ट्रार एंड सेबी की आपकी जो कंपनी है वो बायबैक करने के बाद अगले 1 साल तक इनसॉल्वेंट नहीं हो सकती. यानी कि उसके पास जो भी अपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है तो उनको पे ऑफ करने के लिए सफिशिएंट कैश अवेलेबल है या सफिशिएंट अमाउंट अवेलेबल है. अपने सारे के सारे जितने भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जितनी भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है हम उनको पे ऑफ कर सकते हैं. तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको इसमें बताई. तो अब आर आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 ओनली. तो A D C B E ये इसका क्लियर आंसर है. तो मैं कोशिश ये करूंगा कि जल्दी से जल्दी बायबैक का जो कंप्लीट टॉपिक है मैं इसके ऊपर कंप्लीट एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि मुझे लगता है कि 5 पॉइंट में मैं बहुत ज्यादा डीपली इसको एक्सप्लेन यहाँ नहीं कर सकता क्योंकि हम लोग सॉल्यूशन बना रहे हैं. चलिए आगे चलते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 22, सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी यूज्ड. तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि सिक्योरिटी प्रीमियम कैन की ये जो यूटिलाइजेशन है ये दी गई है अंडर सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. ठीक है, तो ये याद रखना है ये 2013 के सेक्शन 52 में यूटिलाइजेशन दी है सिक्योरिटी प्रीमियम की. ये शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा. कंटिन्यू करते हैं. सो फॉर इशूइंग
फुली पेड अप बोनस शेयर यूटिलाइज किया जा सकता है, हमें कैन नॉट ढूंढना है, पर मैं फॉर द टाइमिंग देख रहा हूँ। टू राइट ऑफ द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, इसमें भी यूटिलाइज किया जा सकता है। टू पे द रिडम्पशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर में भी यूटिलाइज किया जा सकता है, डिविडेंड में यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। तो डिविडेंड जो होते हैं, आपको याद होगा स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर आता है, जैसे पूरा अगर प्रोसेस आप देखेंगे, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, वहां से आप टैक्स माइनस करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, तो उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या पे करते हैं, डिविडेंड करते हैं अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। देन अमाउंट अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स है हमारे पास, उसमें से हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है। देन रिटेन्ड अर्निंग, डीप कॉन्सेप्ट उतनी आगे नहीं जाएंगे। तो इन शॉर्ट कि सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी यूज्ड टू पे द डिविडेंड ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी। डन। सो आर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। तो मैं इनको हटा देता हूं यहां से, ठीक है, एंड यहाँ पर डबल टिक कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर। चलिए आगे चलते हैं अब। सो क्वेश्चन नंबर 23 नाउ। सो बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द आइटम। तो सबसे पहले तो फॉरफिटेड अमाउंट मैं आपको बता देता हूँ। फॉरफीचर अमाउंट होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई शेयर होल्डर था जिसके पास 100 शेयर्स थे एंड ही फेल्ड टू पे दी फाइनल कॉल ऑफ ₹4, लेट्स से। तो अगर कोई एक 10 ईच का हमारा शेयर है और इस 10 में से लेट्स से उसने ₹6 हमें पे कर दिए हैं एंड ₹4 उसने पे नहीं किए, तो ये जो ₹6 यानी कि ऑलरेडी पेड अमाउंट है, दिस विल बी कॉल्ड एज फॉरफिटेड अमाउंट, ठीक है। तो फॉरफीचर अमाउंट, तो ये जो फॉरफीचर अमाउंट है, जब हम लोग हमारी बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो शेयर कैपिटल में ही इसको ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। इसको क्या करते हैं हम लोग, शेयर कैपिटल में ही इसको प्लस कर देते हैं, ठीक है। सो आर करेक्ट आंसर इज शेयर कैपिटल ओनली। अगर आपको याद हो, आपने नोट टू अकाउंट्स में कहीं ना कहीं इसको प्रिपेयर किया होगा, जहां हम लोग ऐड करते हैं फॉरफीचर शेयर माइनस करते हैं कॉल्स इन एरियर सब्सक्राइब्ड एंड फुली और नॉट फुली पेड, किसी भी केस में जहां पे भी आपके पास आता है ये, तो शेयर कैपिटल में इसको ऐड करेंगे। सो करेक्ट आंसर इज शेयर कैपिटल ओनली, ठीक है। आगे चलते हैं। So now 24, when a company reserve a portion of its uncalled capital to be called in the event of winding up, ठीक है। तो यहाँ पे वाइंडिंग अप जहाँ पे वर्ड आ जाता है, इससे आंसर डायरेक्ट हमें पता चल जाता है कि आंसर इज आर रिजर्व कैपिटल, पर मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो इसमें ना ये जो है, ये सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था। मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं याद, लेकिन वो अगर आप प्रीवियस ईयर शेयर कैपिटल में क्वेश्चंस को चेक करेंगे तो वहां पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, सेम क्वेश्चन, कि उसमें अनकॉल्ड कैपिटल पूछा गया कि अनकॉल्ड कैपिटल हम किसको कहते हैं, या पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल किसका, इस टाइप का एक क्वेश्चन है। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट आई एम श्योर कि ऐसा है। चलो, तो यहाँ पे जो वाइंडिंग अप के टाइम पे यूटिलाइज होने वाली कैपिटल है उसको रिजर्व कैपिटल ही कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो रिजर्व कैपिटल है, हमेशा कंफ्यूज होते हैं हम लोग इसको कैपिटल रिजर्व के साथ। तो सबसे पहले मैं कैपिटल रिजर्व एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि हमारा जो लॉजिक था आज का, मतलब इस वीडियो का, तो मैंने आपको ये बताया कि कोई आंसर है वो क्यों है हमें पता होना चाहिए, पर अगला आंसर क्यों नहीं है हमें ये भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि कैपिटल रिजर्व का यहाँ पे मतलब क्या है। तो कैपिटल रिजर्व इज बेसिकली द रिजर्व व्हिच इज क्रिएटेड आउट ऑफ द कैपिटल गेन्स। किससे क्रिएट होता है? कैपिटल गेन से क्रिएट होता है। तो लेट्स से अगर आपने कोई एसेट सेल किया है और उस एसेट सेल के टाइम आपको कोई गेन हो जाता है, तो उससे उस अमाउंट को अगर हमने एक रिजर्व के फॉर्म में क्रिएट कर लेते हैं तो उसको कैपिटल रिजर्व कहा जाता है। इसी सेम तरीके से कैपिटल रिजर्व आपने पढ़ा है, जहां पे आप शेयर्स को फॉरफिट करके री इशू कर देते हैं, ठीक है। तो वो जो अमाउंट आपके पास सरप्लस वहां पर भी आता है, उसको भी कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ही ट्रांसफर किया जाता है। क्लियर हो गया? इसके बाद है कॉल्ड अप कैपिटल, जो अमाउंट हम लोगों ने ऑलरेडी मंगवा लिया है, एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, जो जनरल पब्लिक ने टोटल सब्सक्राइब की हुई है, ठीक है। तो ये जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, इसी का पार्ट कॉल्ड अप एंड अनकॉल्ड कैपिटल होता है, जिसमें से एक अनकॉल्ड कैपिटल वो होती है जिसको हम लोग रिजर्व रख लेते हैं फॉर दी लाइक ऐसा कोई इवेंट जब हम लोग शेयर मतलब अपनी कंपनी को वाइंड अप करेंगे, तो उस टाइम पे इस अमाउंट को यूटिलाइज किया जा सके। तो उसके लिए एक ही कॉन्सेप्ट है, दैट इज रिजर्व कैपिटल, ठीक है। क्या है, क्या बोलते हैं इसको? हम लोग बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। सो दिस इज आवर आंसर, ठीक। मैं इसको रब कर देता हूँ। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मतलब यानी कि पॉइंट नंबर 1। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं अब जरा। Okay, so the process of receiving minimum subscription of 90% of the entire issue must be completed within 120 days। थ्योरी का है, इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। ये तो अगर डायरेक्ट आपको पता है 120 डेज तो आप आंसर कर पाओगे, नहीं पता तो आप नहीं कर पाओगे। आई गेस इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। आगे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 26, आइडेंटिफाई दैट विल लीड टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अगेन यहाँ पे फर्म वर्ड नहीं है। क्या नहीं है? फर्म वर्ड नहीं है। तो ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म नहीं, सिर्फ पार्टनरशिप की बात कर रहा है। सो आइडेंटिफाई दैट विल लीड, कोई ऐसा पॉइंट जिससे कि पार्टनर रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा। तो पहला है व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स इलीगल। सो दिस इज नॉट आवर आंसर, क्योंकि इलीगल हो जाता है तो डिस्क्वालीफाई बाय लॉ।
तो सॉरी इलीगल अगर हो जाता है, लाइक फॉर एग्जांपल आपका कोई बिजनेस है, लेट्स से कि कोई पेंट का बिजनेस है आपका, और सडनली एनवायरमेंटल एक्ट के अकॉर्डिंग आपके पेंट में जो डलने वाला जो मटेरियल है दैट इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, तो उस केस में आपका बिजनेस जो है एज पर द लॉ इट इज नॉट फेवरेबल, तो आप उसको बंद कीजिए। जस्ट एक एग्जांपल लिया है, तो इलीगल का मतलब यहाँ पे क्राइम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज पार्टनर बिकेम इनसेन, पार्टनर्स ठीक नहीं है, ओके। नेक्स्ट इज कोई ब्रीच कर रहा है एग्रीमेंट्स को, सो दिस इज नॉट आवर आंसर, दिस इज नॉट आवर आंसर। सो एग्जैक्टली तो आंसर इज 4, व्हेन देयर इज अ चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो CIPSR वाला पॉइंट है, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन, तो जब भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, जब भी एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ होगा, तो हर केस में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा। लेकिन अगर कोई और ऐसा इवेंट है जिसमें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है, तो वो सेपरेट कॉन्सेप्ट आ जाता है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो सो आवर आंसर इज आंसर नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। तो इसको टिक कर देते हैं, आगे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 27 पे आ गए हम लोग। ओके, अरेंज द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब आ गया हमारा फेवरेट क्वेश्चन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का। ये बहुत बार पीछे मेरे ख्याल से 2 या 3 क्वेश्चन इसके आ चुके हैं ऑलरेडी। सो अब हमारे पास आता है फाइनली डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ओके, सो मेरे पास ना यहाँ पे 5 पॉइंट दिए गए हैं। अब एक फिर से एक लॉजिक लगाएंगे यहाँ पे, देखना बहुत डेडली, आप लोग देखकर ही समझ जाओगे कि हाँ एक्चुअली ऐसा भी किया जा सकता है जब आप पेपर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आपको जरूरी नहीं होता कि हर एक चीज मालूम हो, आपको कुछ चीजें भी पता हो ना, कि अगर फॉर एग्जांपल इस सीक्वेंस के केस के अंदर अगर हमें कोई एक पॉइंट भी पता है ना और वो हमारे ऑप्शन में फॉल कर रहा है, आप आंसर कर जाओगे। तो जैसे कि मुझे मालूम है कि अगर मुझे पार्टनर को पेमेंट देनी है, लोन की पेमेंट देनी है, कैपिटल अकाउंट की पेमेंट देनी है, आउटसाइडर को पेमेंट देनी है, तो जब भी हम पेमेंट सेटलमेंट्स करते हैं तो उस केस में हमेशा सबसे लास्ट में जो सेटलमेंट की जाती है वो पार्टनर की कैपिटल की जाती है। तो लेट्स सी कि ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है या नहीं। सो ए इज पार्टनर का लोन, नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ सेटलमेंट आउटसाइडर लाइबिलिटी है, उसके बाद है रियलाइजेशन ऑफ एसेट इनटू द कैश, सो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए। नेक्स्ट इज सेटलमेंट ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अगेन, सो ये हमारा फिफ्थ पॉइंट होना चाहिए। एंड पेमेंट ऑफ अनसिक्योर्ड, ओके, बाकी सब पेमेंट्स हैं। मान लीजिए कि आप ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको एक्चुअली में अभी याद नहीं आ रहा कि आंसर क्या है, तो उस केस में आपको ये पता है कि सेटलमेंट ऑफ पार्टनर की कैपिटल जो है वो सबसे लास्ट है। तो इन सभी ऑप्शन में डी जो है वो सिर्फ इसी में है, तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर इज 2 ओनली। मैं किसी और को देखना ही नहीं चाहता, ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये लास्ट है, बट फिर भी जस्ट आपकी रेफरेंस के लिए मैं एक बार सारे रीड कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले होना चाहिए रियलाइजेशन ऑफ कैश, तो सी पॉइंट है, वी आर करेक्ट। सेकंड पॉइंट होना चाहिए आपका सिक्योर्ड आउटसाइडर लाइबिलिटीज को पेमेंट करनी है हम लोगों ने, ठीक है, डन। आफ्टर दैट हमें आउटसाइड फिर लाइबिलिटीज को पे करना है, देन पार्टनर के लोन की पेमेंट करनी है और फिर कैपिटल की पेमेंट करनी है। सो वी आर करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। मैंने पहले कहा था कि अगर आपको एक पॉइंट भी मालूम होता है कई बारी, तो उस इस सीक्वेंस वाले केस के अंदर वो आपको बचा सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, बट ये भी किस्मत पर डिपेंड करता है, अगर डी 2-3 जगह होता तो डेफिनेटली हमें प्रॉपरली सॉल्व करना पड़ जाता। सो क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पर हमें एनालिसिस दिया गया, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। तो 4 ऑप्शंस हैं आगे। आगे वर्टिकल एनालिसिस एक्सटर्नल है, इंटरनल है, तो मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है, यानी कि जब हम 2022 एंड 2023 लेट्स से 2 इयर्स की फिगर्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो दिस इज आवर हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। वर्टिकल एनालिसिस है कि 2022 की ही 2 फिगर्स को आपस में कंपेयर किया जा रहा है। लेट्स से कि अगर हम देख रहे हैं कि हमारे एक्सपेंसेस हमारे रेवेन्यू के कितने पार्ट हैं सेम ईयर में, कि हमारे 2022 के जो एक्सपेंस हुए, डायरेक्ट एक्सपेंस लेट्स से ऐसे कर लेते हैं, या इनडायरेक्ट एक्सपेंस देख लेते हैं, तो वो हमारी टोटल रेवेन्यू के कितने प्रोपोर्शन में है। तो ये एक तरीके का वर्टिकल एनालिसिस है, ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं है, जस्ट मैंने एग्जांपल लिया, ठीक है। सो दिस इज आवर वर्टिकल एनालिसिस। अगर आप 2 इयर्स के प्रॉफिट को कंपेयर कर रहे हो, सो दिस इज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में आती है हमारी कंपैरेटिव स्टेटमेंट, यानी 1 का 2 है और बी का जो है वो 1 है, ठीक है। सो पहले देख लेते हैं, 1 का 2 यहाँ है, बी का 1 यहाँ है, ए का 2 यहाँ है, बी का 1 यहाँ है, जो आंसर हमारा 2 और 3 में फॉल करता है। अब आगे चलते हैं, एक्सटर्नल एनालिसिस। हमें इंफॉर्मेशन दी है दैट एक्सेस टू ऑल पब्लिक पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड इंफॉर्मेशन। सो एक्सटर्नल एनालिसिस पहले मैं बता देता हूँ क्या होता है, और इंटरनल एनालिसिस क्या होता है। इंटरनल एनालिसिस होता है जब फर्म के पास जैसे फॉर एग्जांपल फर्म का जो ओनर है, अब ओनर के पास फर्म की सारी इन्फॉर्मेशन है, मैनेजमेंट के पास फर्म की सारी इन्फॉर्मेशन है, बट लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको कोई क्रेडिटर है। अब आपका जो क्रेडिटर है उसके पास उतनी ही इन्फॉर्मेशन है जितनी आपने पब्लिश किया, उसके पास इंटरनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इट मीन्स कि कोई भी ऐसी पार्टी जो आपसे इनडायरेक्टली रिलेटेड है, यानी कि आउटसाइडर है, उसके पास उतनी ही इन्फॉर्मेशन जाएगी जितनी आप पब्लिश करते हो। लेकिन इंटरनल जो मैनेजमेंट होगा, जो फर्म के अंदर है, उसके पास हर एक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, चाहे वो पब्लिश्ड है चाहे वो पब्लिश्ड नहीं है। लेट्स से एक और एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल कि कोई रिसर्चर है, कोई रिसर्च कर रहा है कंपनीज के ऊपर, या कोई पर्सन है जो बैंक के लोन्स को एनालाइज करना चाहता है कि बैंक
ने एक ईयर के अंदर कितना लोन जो है वो डिस्पर्स किया है, सारे सारे कमर्शियल बैंक्स ने। तो इस केस में उसके पास उतनी ही इन्फॉर्मेशन आएगी जितनी बैंक की बैलेंस शीट पब्लिश कर रही है या बैंक अपने किसी आर्टिकल में पब्लिश कर रहा है। अदरवाइज उसके पास इंटरनली एक एक इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी लोन की, कि बैंक ने खुद अमाउंट कैसे रेज किया है, डिपॉजिटर्स का लोन है, इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में पड़ा है, एफडी की फॉर्म में पड़ा है, टर्म डिपॉजिट की फॉर्म में पड़ा है, उसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन कभी भी नहीं आएगी। क्लियर हो गया? सो एक्सटर्नल एनालिसिस इज एक्सेस ओनली टू द पब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन यानी कि सी का 4, एंड इंटरनल इज इन एक्सेस टू द पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड, यानी कि जो लोगों के पास इंफॉर्मेशन एक्सटर्नली नहीं है वो भी इनके पास होती है इंटरनल के पास। सो सी का 3 है हमारे पास यहाँ पे। सो आवर करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर 2 एंड डी का इज ओके। रुको 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 रुको, शायद मैंने गलत तो नहीं कर दिया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, दोबारा देख लेते हैं। डी का 3, डी का 3, डी का 3 यहाँ पे है, डी का 3 और सी का 4। ओके, ऑप्शन गलत टिक कर दिया था मैंने। सो ऑप्शन इज 3, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। So this is our question number 29. Okay, unrecorded asset were taken over by a partner on dissolution are shown in. Okay, so very easy. So अगर इसकी मैं जर्नल एंट्री भी आपको बता देता हूँ और आपको रियलाइजेशन अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूँ, बेस कॉन्सेप्ट के साथ चलते हैं। So जब भी एसेट्स को क्लोज किया जाता है सबसे पहले तो जर्नल एंट्री पास की जाती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर एसेट्स। ठीक है, जितने भी एसेट्स हैं उनको क्लोज कर दिया जाता है। एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है तो क्लोज के टाइम पे क्रेडिट हो जाएंगे और रियलाइजेशन अकाउंट में ये सारे के सारे एसेट्स डेबिट हो जाएंगे। ठीक है, आफ्टर दैट क्या होता है कि या तो एसेट रियलाइज हो जाता है तो एंट्री बन जाती है कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और इसके अलावा क्या होता है या पार्टनर टेक ओवर कर लेता है तो एंट्री बन जाती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। यानी एसेट के साथ ये दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो कैश में रियलाइज हो जाएगा या उसको पार्टनर टेक ओवर कर लेगा। तो इन शॉर्ट जब भी पार्टनर टेक ओवर करेगा तो एसेट जो है वो क्रेडिट होना, रियलाइजेशन को क्रेडिट होना चाहिए। लेकिन अब हमसे यहाँ पूछा जा रहा है दैट कि कोई अनरिकॉर्डेड एसेट अगर टेकन ओवर बाय अ पार्टनर है तो उस केस में यानी कि ये वाली एंट्री हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट भी टेक ओवर किया जाता है तो उसकी भी एंट्री यही बनती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो इन दिस केस आंसर इज क्रेडिट ऑफ रियलाइजेशन। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर था ये हमारा 29। सो आंसर इज करेक्ट, थर्ड आंसर क्रेडिट ऑफ रियलाइजेशन। अब मैं आपको इसको अकाउंट में भी दिखा देता हूँ कि अकाउंट में कैसा दिखता है। बस एक सेकेंड इसको रब कर लें जरा। ओके, सो अगर आपको याद हो जैसे ये फॉर एग्जांपल ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट है, मैं थोड़ा छोटा सा ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जितने भी एसेट्स हैं वो आप क्लोज करते हैं, यहाँ लिखते हैं वेरियस एसेट्स। आफ्टर दैट क्रेडिट साइड में यहाँ पर कैश में रियलाइज करते हैं उन एसेट्स को, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर वो कोई भी पार्टनर या तो वो एसेट यहाँ कैश में रियलाइज हो जाएगा या वो कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेगा। तो इन शॉर्ट ये रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट होना है। आई होप कि मैंने आपको एक एक्सप्लेनेशन वैलिड दे दी हो। चलो आगे चलते हैं। सो इस वीडियो को यहीं पर क्वेश्चन नंबर 30 के साथ एंड करेंगे। तो 30th क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो दिस इज वेरी वेरी इजी। रीजन बीइंग कि कैश फ्लो को जब भी मैंने पढ़ाया है 5 पार्ट्स में पढ़ाया, मैं बिना ऑप्शंस पढ़े वो पांचों पार्ट आपके पास बोल रहा हूँ। सो फर्स्ट इज सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। आफ्टर दैट वी प्रिपेयर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, एंड लास्ट फिफ्थ स्टेप इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वाला पार्ट, जिसमें हम सबके टोटल और क्लोजिंग के इक्वल करते हैं, मतलब तीनों का नेट निकाल के। ओके, सो इसमें पहला ऑप्शन इज कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग नहीं है, सबसे ई पॉइंट हमारा पहला पॉइंट है। सो ऑप्शन में देखते हैं। ओके, सो सिर्फ और सिर्फ डी ऑप्शन में ई पॉइंट सबसे पहले, तो इट मींस कि हमारा आंसर जो है वो ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, क्योंकि किसी और में ई है ही नहीं है, जबकि कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हमारा सबसे पहला स्टेप है। सो ये कहीं भी नहीं है, तो दिस इज आवर आंसर ओनली। ठीक है, बट फिर भी मैं एक बार आपके लिए, आपकी रेफरेंस के लिए पूरा का पूरा एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो फर्स्ट स्टेप इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, सेकंड इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ए है। थर्ड, उसके बाद आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, डी पॉइंट है। फिर आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बी पॉइंट है। एंड देन नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दैट इज सी पॉइंट। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। सो ये वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और अब हम लोग मिलेंगे इस वीडियो के पार्ट नंबर 4 में।